हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान धारा। आज हम बात करेंगे आयुर्वेदा के बारे में। पुरानी चिकित्सा प्रणाली में बीमारियों के इलाज और स्वस्थ जीवन शैली यानी हेल्दी लाइफस्टाइल का नेतृत्व करने के लिए सर्वोत्तम तरीकों में आयुर्वेद को उच्च स्थान प्राप्त है। इसके अलावा आजकल आयुर्वेद ने अपनी ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि भारत सरकार ने कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के प्रयासों में प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स को उपयोग में लाया है। सरकार ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रतिरोधी तथा उपचार में चयनित और मानकीकृत यानी स्टैंडर्डाइज्ड आयुर्वेदिक दवाइयों के उपयोग का मूल्यांकन करने के लिए अभिनव नैदानिक यानी डायग्नोस्टिक दवा परीक्षणों की घोषणा की है। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद प्राचीन भारतीय प्राकृतिक और समग्र वैदिक शास्त्र चिकित्सा पद्धति है। संस्कृत में आयुर्वेद का मतलब होता है जीवन का विज्ञान। संस्कृत में मूल शब्द आयुर का अर्थ है दीर्घायु या आयु और वेद का अर्थ है विज्ञान। एलोपैथी जहाँ एक और रोग प्रबंधन का काम करती है, वहीं आयुर्वेद रोग की रोकथाम और रोग के होने वाले मूल कारण को निष्कासित करने पर केंद्रित है। आयुर्वेद शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाकर व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार करता है। आयुर्वेद के अनुसार व्यक्ति के शरीर में वात, पित्त और कफ जैसे तीनों मूल तत्वों के संतुलन से कोई भी बीमारी नहीं हो सकती, परंतु यदि इनका संतुलन बिगड़ जाए तो बीमारी शरीर पर हावी हो सकती है। आयुर्वेद में इन्हीं तीनों तत्वों के मध्य संतुलन स्थापित किया जाता है। इसके अलावा आयुर्वेद में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने पर भी बल दिया जाता है, ताकि व्यक्ति सभी प्रकार से रोगों से मुक्त हो। आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्तियों को भी विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। इस दृष्टिकोण से आयुर्वेद के अंतर्गत प्रत्येक मनुष्य को 7 श्रेणियों अथवा प्रकृति में विभाजित किया जाता है। दरअसल मनुष्य की प्रकृति का निर्धारण जन्म के समय ही हो जाता है और ये उसी प्रकार जीवन भर बनी रहती है। वात, पित्त और कफ इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं, जिनका निर्धारण व्यक्ति के अनेक लक्षणों जैसे शारीरिक रचना, भूख, त्वचा के प्रकार, एलर्जी, संवेदनशीलता आदि के लिए किया जाता है। अन्य 4 श्रेणियां इसके विपरीत हैं। अतः वे दवाइयां जो वात के लिए कार्य करती हैं वो कफ के लिए कार्य नहीं करती। यदि हम आयुर्वेद के डेवलपमेंट और हिस्ट्री की बात करें तो वो बहुत पुरानी है, वैदिक काल से लेके अभी तक। अगर हम अंग्रेजों के समय में देखें तो अंग्रेजों ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को अवैज्ञानिक, रहस्यमयी और केवल एक धार्मिक विश्वास माना था। परिणाम स्वरूप इस चिकित्सा पद्धति को नष्ट करने का प्रयास भी किया गया था। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में आयुर्वेद के शिक्षण कार्य को रोक दिया गया था, परंतु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद हुए राष्ट्रीय विद्रोह और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को नई ऊर्जा दी। इस दौरान कई आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने स्वयं को एक पेशेवर चिकित्सा संगठन में संगठित किया और चिकित्सीय पत्रिकाओं यानी कि मैगजीन्स को पब्लिश करना भी स्टार्ट कर दिया। अगर हम स्वतंत्रता के बाद की बात करें तो आयुर्वेद को आधुनिक चिकित्सा पद्धति से जोड़ने का प्रयास किया गया था। इसके पीछे ये तर्क दिया गया था कि संयुक्त चिकित्सा प्रणाली व्यक्तिगत विज्ञान के रूप में आयुर्वेद से अधिक प्रभावकारी होगी। हालांकि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को वर्ष 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना से प्रोत्साहन मिला। यदि हम आयुर्वेद से रिलेटेड चैलेंजेस की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है इनइफेक्टिव ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी केसेस, यानी विषम परिस्थितियों में अप्रभावी उपचार, गंभीर संक्रमण और शल्य चिकित्सा सहित आयुर्वेद की लिमिटेड इफेक्ट और सार्थक चिकित्सीय अनुसंधान की कमी आयुर्वेद की यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस को सीमित कर देती है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति अत्यधिक जटिल व निषेधात्मक है। आयुर्वेदिक दवाइयों की कार्य प्रणाली भी काफी धीमी है। दूसरा आता है लैक ऑफ होमोजेनिटी, यानी एक रूपता का अभाव। आयुर्वेद में चिकित्सा पद्धतियां एक समान नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले औषधीय पौधे भौगोलिक, जलवायु और स्थानीय कृषि प्रथाओं के अनुसार है। अगला आता है मिसलीडिंग प्रोपेगेंडा बाय आयुर्वेदिक फार्मास, यानी आयुर्वेदिक फार्मों द्वारा भ्रामक प्रचार। आयुर्वेदिक दवाओं की बेहतर बाजार हिस्सेदारी के लिए दवा कंपनियां बिना वैज्ञानिक आधार के आयुर्वेदिक उत्पादों के बारे में कई औषधीय दावे करती हैं, जिसका एक उदाहरण हमें हाल ही के समय में देखने को मिला है। अगला आता है लैक ऑफ रिकॉग्निशन, यानी मान्यता का अभाव। विभिन्न देशों में आयुर्वेद को चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।
हालांकि पिछले कुछ वर्षों में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में रुचि लेने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। अधिकांश देशों में आयुर्वेद को चिकित्सा के रूप में आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी है और उन्होंने आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग पर भी कई प्रतिबंध लगा के रखे हैं। यदि आयुर्वेद के फ्यूचर की बात की जाए तो वो काफ़ी ब्राइट है। आयुर्वेद में एक बहुत ही रोचक रिवर्स फार्माकोलॉजी की वैचारिक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, जिसे मुंबई के एक आयुर्वेद शोधकर्ता ने तैयार किया है। इसके द्वारा आयुर्वेदिक औषधियों को बीमारियों की बदलती प्रकृति के अनुसार विकसित करने के लिए डॉक्यूमेंटेड क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को कंबाइन कर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अंग के रूप में परिभाषित किया जाता है। न्यू मिलेनियल इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000-2001 में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में एक दूरदर्शी अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया। भारत सरकार की ओर से वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा इस कार्यक्रम का प्रबंधन किया जाता है। इसका उद्देश्य पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की सहायता से सभी प्रमुख क्षेत्रों में तकनीकी विकास के माध्यम से भारत को एक लीडरशिप भूमिका प्रदान करना है। वैश्विक स्तर पर भारत के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली सक्षम औद्योगिक क्षमता वाला एक क्षेत्र है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।